हेलो फ्रेंड्स, क्लासिक एनसीईआरटी बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय 3 सरकार क्या है। अध्याय कितना है? 3 है। सरकार क्या है। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा और इस पाठ में आप ये पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वे निर्णय कैसे लेती है, अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतांत्रिक सरकार के बीच में क्या अंतर है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री। जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए सरकार से राहत की सामग्री मांगना है। प्याज की दर में उछाल। सरकार ने प्याज के दाम तय किए। जो प्याज का जो दर है उसमें उछाल है, जो सरकार ने दाम तय किए हैं उसके बारे में। सर्वोच्च न्यायालय के 5 और न्यायाधीश सरकार। जो सर्वोच्च न्यायालय है तो वहाँ पर 5 और न्यायाधीश सरकार से मांग है। कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। जो कोयला और बिजली विभाग है उसका पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। सरकार ने 15,000 से अधिक गाँवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। इन सब के बारे में है। इस तरह से मांग रखते हैं हम लोग सरकार से। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। जो विभिन्न काम और निर्णय लेता है तो ये सरकार की ज़रूरत होती है ना। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। जो प्रत्येक देश होता है, जो हर एक देश होता है, वहाँ पर जो निर्णय लिया जाता है, जो काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है वो सरकार की होती है ना, सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़क हो गया, स्कूल हो गया। जैसे बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कार्यक्रम चलाती है। ठीक है, बहुत सारे काम के लिए सरकार मदद करती है और उसका समस्या दूर करती है, देश की समस्याओं को दूर करती है। जैसे गरीबी को कैसे क्या कहते हैं, जो गरीब लोग हैं तो उसको कैसे मदद करें और कौन सा कार्यक्रम चलाए, इन सब के बारे में सरकार हमारी मदद करती है और सरकार करती है। वो अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं भी हो गया, ये सब सरकार करती है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। ठीक है, जो भोजन और स्वास्थ्य सुविधा है इन सब की जिम्मेदारी सरकार करते हैं। इन सब का जिम्मेदारी सरकार करते हैं ना। ये सब पूरा इस जिम्मेदारी को पूरा कौन करता है? सरकार करता है। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी हो गया या भूकंप हो गया, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। जैसे प्राकृतिक रूप से जो भूकंप आता है, जैसे सुनामी हो गया, इन सब का मदद कौन करता है? मुख्य रूप से हमारी सरकार ही करती है। तो अगर कहीं कोई विवाद हो गया तो या कोई अपराध है तो लोग न्यायालय जाते हैं और न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। शायद आपको ये जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है। आश्चर्य की बात है कि इतना सब कुछ कैसे कर पाती है। सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है? जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है और जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। देखिए, जब लोग एक जगह पर इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। जैसे कुछ नियमों की, जैसे संसाधन, उदाहरण के लिए संसाधन के बारे में, उसका नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा, ये सब बहुत ज़रूरत यानी बहुत सुरक्षित महसूस होती है, बहुत महसूस कराती है। कौन? सरकार ना। देश की सुरक्षा कौन करता है? सरकार ही ना कराती है। जैसे संसाधन का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, ये भी सरकार की मदद से हमें पता चलता है और उनके अनुसार करते भी हैं। और कुछ नियम भी होते हैं, ये सरकार ही करते हैं।
और अपनी सीमाओं में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। जो नियम होता है उनका नियम और लागू अपनी सीमा के लोगों पर करते हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं, सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल, ये सरकार के अंग है ना। जैसे सर्वोच्च न्यायालय हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, भारतीय रेल हो गया, ये सरकार के अंग हो गए। सरकार के स्तर, अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो आप क्या सोचती हैं सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करते हैं? दरअसल अलग अलग स्तर पर काम करती है। स्थानीय सरकार हो गया, राज्यों पर हो गया और राष्ट्रीय स्तर पर है। सरकार कितने होते हैं? 3 प्रकार से ना। सरकार कितने हो गए हमारे? 3 प्रकार से। सरकार तीन स्थान का, स्थानीय का, राज्य का और एक राष्ट्रीय का, 3 प्रकार से ना। और स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले हो गया। राज्य स्तर का मतलब हो गया पूरे राज्य का, जैसे हरियाणा या असम की बात करें ये पूरा राज्य का हो गया। और राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो ये पूरे सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। और इस किताब में हमें आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगे। ठीक है, अभी हम लोग स्थानीय सरकार के बारे में जानेंगे। देखिए, ये हमारा लेह लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, शिमला देहरादून उत्तराखंड, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा, ये जयपुर राजस्थान, गांधीनगर गुजरात, इधर भोपाल मध्य प्रदेश, इस तरह से पूरा दिया हुआ है। ठीक है, प्रशासनिक विभाग है, देखिए प्रशासनिक विभाग है ना। देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। जो 2 जून 2014 है उस टाइम तेलंगाना क्या बना? भारत का 29वां राज्य। और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। जो 31 अक्टूबर है 2019 में जम्मू और कश्मीर को अलग राज्य, 2 अलग राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख, 3 ना, जम्मू और कश्मीर हो गया, फिर लद्दाख हो गया। इसको कब किया? 31 अक्टूबर 2019 को। और 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। 29वां राज्य बना। अब देखते हैं सरकार। देखिए, मैं बार बार कोई वर्ड रिपीट करती हूँ, इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपका ध्यान बना रहे और आप इस चीज़ को समझते रहें। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। जो सरकार कानून बनाती है उसको मानना भी लोगों को पड़ता है और उसके पास ये ताकत होती है। उदाहरण के लिए, कानून की गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। अगर कोई गाड़ी बिना लाइसेंस से चलाता है, उदाहरण के लिए कानून की बात करें तो बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाना मना है। और उसका जो कोई बिना लाइसेंस से गाड़ी चलाता है तो उसको गाड़ी चलाते हुए पकड़ता है, फिर उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार करना है कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी है, तो आप विचार कर सकते हैं। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, इसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकती है और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर कहीं कोई कानून सरकार गलत तरीके से नियम लागू करता है तो उस जगह पर स्थानीय लोग या लोगों के द्वारा उस कानून को
पालन नहीं करने के लिए कदम उठा भी सकते हैं। जैसे धर्म या उसकी जाति के कारण बात करें, किसी धर्म या जाति के कारण अगर नौकरी में नहीं रखा जाता है तो वो न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि क्या कोई किसी को भी धर्म या जाति के आधार पर नौकरी में से नहीं निकाला जा सकता है, और यह कदम उठाने के लिए उसका न्यायालय उसका साथ देता है। सरकार के प्रकार, सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? अब बाध्य करने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को ये शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन ले जाने के बाद लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है ना। ये इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश में किस तरह की सरकार है ना। उस प्रश्न का उत्तर इसमें है। जैसे यहाँ पर दिया गया था कि सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में किस प्रकार का सरकार है। और जो लोकतंत्र है तो सरकार का यह शक्ति देते हैं और लोग ऐसा लोग चुनाव करते हैं, ऐसा लोग के माध्यम से चुनाव करते हैं जो अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। ऐसा चुनाव करते हैं वो अपने वोट के द्वारा जो उसका पसंद के अनुसार काम करते हैं और पसंद के नेता को चुनते हैं जो उनके अनुसार काम करते हैं, लोग के अनुसार काम करते हैं। और एक बार चुन ले जाने के बाद वह यही लोग सरकार बनते हैं और बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं कदम उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई भी देनी होती है ना। जो कदम उठाए उसका आधार भी बताना होगा और सफाई भी देनी होगी, जवाब भी देना है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्री सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी ही के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। जो राजा होता है उसी के पास अंतिम निर्णय होता है और एक छोटा समूह होता है, एक छोटा सा सलाहकार होता है, वहाँ पर वह विचार विमर्श चर्चा करते हैं। अब आगे देखते हैं। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार पर नहीं बताने पड़ते हैं और न ही अपने निर्णय की सफाई देनी पड़ती है। जो लोकतंत्र है इसमें राजा या रानी का जैसा आधार नहीं बताने पड़ते हैं और न ही उनके पास कोई निर्णय या सफाई देनी पड़ती है। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के समान राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। राजा या रानी को अपने निर्णय का आधार नहीं बताने पड़ते हैं ना, और अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है और उसको अपने निर्णय की सफाई देनी पड़ती है लोकतंत्र में ना। इसमें अलग चीज़ है। जो राजतंत्र में इसमें राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं। राजतंत्र में क्या करना पड़ता है, अपना जो निर्णय है वो राजा रानी के पास बताना पड़ता है और न ही अपने निर्णय की सफाई देनी पड़ती है और न ही जो निर्णय दिया है और उसके बारे में सफाई देनी पड़ती है। लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहाँ लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। जो ऊपर में दिया गया है इसमें लोग अपना नेता को चुनने की शक्ति होती है और ये लोगों के द्वारा लोगों का ही शासन होता है। इसका अर्थ क्या है, अगर एक अर्थ में इसको समझे तो लोगों के द्वारा ही शासन होता है ना। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि
लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतंत्र नहीं कर सकती जब तक वो देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना हो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देते थे ना। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार जो भारत में है, यहाँ आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था और इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। देखिए कैसे यहाँ पर बूथ है। यहाँ पर एक आदमी वोट डालने गया था, उसके उंगली पर स्याही के निशान लगाया जा रहा है ताकि वो केवल एक ही वोट दे सके। एक ग्रामीण मतदान केंद्र का एक दृश्य है, ठीक है। और ये जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने जोर जोर से यह मांग उठाई कि 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वो आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या रिश्ता नहीं है या शिक्षा नहीं है, वो वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। देखिए ये वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन आदमी जिसके पास संपत्ति या शिक्षा नहीं वो वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने अब गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। ये चीज़ किसने लिखा है, ये स्टेटमेंट किसका है? यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था। कब कहा था? 1931 को। ओके, अब देखते हैं संसार में कई भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिला और गरीबों को सरकार के कार्य में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट है। ये क्या है? महिला मताधिकार। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। और युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया। पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जो युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया, तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिला और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी। महिला ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने की जो अधिकार की मांग की, उनकी आवाज़ सुनी जाए। इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया और उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार सालों बाद 1928 में मिला। अमेरिका में कब मिला? 1920 में, और
इंग्लैंड में 1928 में मिला। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होती है। फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसमें से और कुछ है, देख रहे थे थोड़ा सा लास्ट वाला। पृष्ठ 33 और 34 पर जो मानचित्र दिखाया गया है भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को दर्शाते हैं और विभिन्न अन्य संसाधनों से निम्न जानकारी का पता लगाने के लिए कहा गया है। इसमें भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताना है, इसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, उसके पड़ोसी के नाम बताना है, अपने जिले और उनके पड़ोसी जिलों के नाम बताना है, अपने जिलों से राष्ट्रीय राजधानी के लिए जाने वाला मार्ग के बारे में बताना है। ठीक है, यह आपके लिए होमवर्क है। थैंक यू सो मच। ओके।